नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है और मैं आपको कक्षा 12 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूं। तो बच्चों, कक्षा 12 के समाजशास्त्र में हम अपनी प्रथम पुस्तक भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के तृतीय अध्याय को हम पढ़ रहे थे। हमारा तृतीय अध्याय, जिसका नाम है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, इसके अब तक हम कुल 10 भाग पूर्ण कर चुके हैं और आज हम इस अध्याय का 11वां और अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं। इस 11वें भाग में हम अभ्यास प्रश्नों के दूसरे हिस्से को हल करने जा रहे हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ है, जातीय व्यवस्था में पृथक्करण, सेपरेशन और अधिक्रम यानी हायरार्की की क्या भूमिका है। तो बिल्कुल जातीय व्यवस्था को हमने गहराई से समझा था और पृथक्करण और अधिक्रम दोनों यहाँ महत्वपूर्ण हैं। सैद्धांतिक तौर पर जातीय व्यवस्था को सिद्धांतों के दो समुच्चयों के मिश्रण के रूप में समझा जा सकता है। ये दो समुच्चय कौन से हैं? भिन्नता व अलगाव और दूसरा है संपूर्णता व अधिक्रम। प्रत्येक जाति से अपेक्षा की जाती है कि वह अन्य जाति से अलग दिखे, इसलिए वह अन्य जाति से कठोरता से पृथक होती है। तो हर जाति से यह अपेक्षा होती है कि वो दूसरी जाति से अलग दिखे। जातीय व्यवस्था में पृथक्करण या सेपरेशन की भूमिका। तो कैसे पृथक्करण वास्तव में किया जाता है? तो पहला है विवाह में, क्योंकि विवाह की जो अनुमति है वो जाति को अपनी ही जाति में दी गई है। दूसरा है खान पान में, खाने व खाना बांटने में। तीसरा है व्यवसाय में, क्योंकि प्रत्येक जाति का अपना ही व्यवसाय निर्धारित रखा गया। और चौथा है सामाजिक अंतःक्रियाओं में दूरी। उसके बाद जातीय व्यवस्था में अधिक्रम या हायरार्की की भूमिका भी हम समझ सकते हैं। जातियां श्रेणी व परिस्थिति के अधिक्रम में, तो सभी जातियां वास्तव में श्रेणी और परिस्थिति के अधिक्रम में एक प्रकार से व्यवस्थित की गई थी। खंडात्मक संगठन या सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उपजातियां थी और उसके अलावा उपजातियां भी पाई जाती हैं। तो जातियों का खंडात्मक संगठन उपजातियों में और उपजातियों का खंडात्मक संगठन उपजातियों में किया जाता है। जो कर्मकांड की दृष्टि से शुद्ध है उस जाति का स्थान उच्च तथा जिनको कम शुद्ध या अशुद्ध माना जाता है उस जाति का स्थान निम्न होता है। तो बिल्कुल धार्मिक या कर्मकांडीय आधार पर शुद्धता और अशुद्धता का जो विचार है वो रखा गया और उसमें शुद्धता जिन जातियों से संबंधित की गई उन्हें उच्च स्थान दिया गया और जिन जातियों को अशुद्ध माना गया उन्हें इस अधिक्रम में निम्न स्थान प्रदान किया गया। जो जातियां युद्ध में पराजित हुई उन्हें भी निम्न स्थान दिया गया। प्रश्न संख्या 2 है, वे कौन से नियम हैं जिनका पालन करने के लिए जातीय व्यवस्था बाध्य करती है, कुछ के बारे में बताइए। तो बिल्कुल जातीय व्यवस्था में कुछ नियम बाध्यकारी होते हैं। तो कौन कौन से हैं? जन्मजात सदस्यता बिल्कुल बाध्यकारी है। खाने व खाना बांटने के नियम भी बाध्यकारी हैं। विवाह संबंधी नियम, अधिक्रमिकता संबंधी नियम, इसके अतिरिक्त व्यवसाय संबंधी नियम, खंडात्मक विभाजन संबंधी नियम, शुद्धता अशुद्धता का नियम, ये नियम प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार हैं। तो ये सभी नियम वास्तव में प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार हैं। ये नियम हमेशा व्यवहार में नहीं थे, हमेशा से ये नियम व्यवहार में नहीं हुआ करते थे। अतः धर्म ग्रंथ सम्मत नियमों की रूपरेखा विभिन्न जातियों को मिश्रित होने से बचाने के लिए बनाई गई है, जैसे शादी, खान पान, सामाजिक अंतःक्रिया, व्यवसाय संबंधी नियम। तो ये सारे नियम विभिन्न जातियों के एक दूसरे से मिश्रित होने से बचने के लिए बनाए गए थे। प्रश्न संख्या 3 है, उपनिवेशवाद के कारण जातीय व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए। तो उपनिवेशवाद का जातीय व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या परिवर्तन उसमें आए। उत्तर है औपनिवेशिक काल यानी लगभग 1800 से 1947 तक लगभग 150 वर्षों में जातीय व्यवस्था में अनेक परिवर्तन हुए। उनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। पहला, जातीय गणना व अभिलेख के कारण विभिन्न जातियों ने जनगणना आयुक्त के समक्ष अपनी अपनी जाति के उच्च होने के दावे प्रस्तुत किए। तो जैसे जैसे हमने पढ़ा, हमने जाना कि हाँ, इसी दौरान यानी औपनिवेशिक काल के दौरान ही जातीय जनगणना शुरू की गई। तो इस कारण अपनी अपनी जाति के उच्च जाति होने के दावे विभिन्न जातियों द्वारा प्रस्तुत किए गए। दूसरा, भू राजस्व व्यवस्था से सामंती वर्ग के स्थान पर भूस्वामी बन गई और जमीन की उपज व नजरानों पर दावा स्थापित हो गया। तो सामंती वर्ग जो है वो भूस्वामी बन गए और जो जमीन की उपज थी और जो नजराने प्राप्त होते थे वहाँ, उन सब पर उनका
कतई ही दावा स्थापित हो गया। सिंचाई परियोजनाओं से जातीय बसावट में अंतर आया। तो जैसे जैसे सिंचाई परियोजनाएं बढ़ने लगी वैसे वैसे जातीय बसावट में कुछ अंतर आने लगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति जैसे शब्द अस्तित्व में आए। बिल्कुल हम ये बात भी जानते हैं। इसके अलावा पूंजीवाद व आधुनिकता के कारण परंपरागत जातीय नियम कमजोर हो गए। तो जैसे जैसे पूंजीवाद और आधुनिकता में बढ़ोतरी हुई, जो परंपरागत जातीय नियम थे उनमें कुछ कमजोरी होने लगी। उसके अलावा एम.एन. श्रीनिवास द्वारा संस्कृतिकरण और प्रबल जाति की अवधारणा दी गई। इन दोनों अवधारणाओं को हमने अच्छे से जाना था। प्रश्न संख्या 4 है, किन अर्थों में नगरीय उच्च जातियों के लिए जाति अपेक्षाकृत अदृश्य हो गई है? तो हाँ, अगर हम विशेष संदर्भ में बात करें तो नगरीय उच्च जातियों के लिए ये जो जाति की संस्था है वो कुछ अदृश्य हो गई है। समकालीन दौर में जातीय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण विरोधाभासी परिवर्तन यह है कि उच्च जातियों, नगरीय मध्यम व उच्च वर्गों के लिए यह अदृश्य हो रही है। स्वातंत्र्योत्तर काल की विकासात्मक नीतियों का प्रभाव जातीयता का महत्व क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसके अलावा इन समूहों की जातीय परिस्थिति आर्थिक व शैक्षिक संसाधन उपलब्ध करवाने में निर्णायक रही है। तो ऐसे जो उच्च और मध्यम वर्ग वाले समूह हैं, इन्हें जो आर्थिक और शैक्षिक संसाधन उपलब्ध हुए हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में हुए हैं और इनकी स्थिति जो है, जो इनकी जातीय परिस्थिति है, इसने इसमें निर्णायक भूमिका निभाई है। संभ्रांत लोग सार्वजनिक शिक्षा से लाभान्वित, तो जितने भी संभ्रांत लोग रहे वे सार्वजनिक शिक्षा से लाभान्वित होते रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद सरकारी नौकरियों का भी लाभ उठाया और स्वतंत्रता के बाद इन्हीं लोगों द्वारा सरकारी नौकरियों का सर्वाधिक लाभ उठाया गया। प्रारंभिक वर्षों में अग्रणी स्थिति प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ी। तो शुरुआती वर्षों में इन लोगों की स्थिति काफ़ी अग्रणी रही, इन्हें किसी विशेष प्रकार की प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ा। इन समूहों की दूसरी तीसरी पीढ़ियां परिस्थिति सुदृढ़ प्रगति का जाति से कोई संबंध नहीं, और इन समूहों की अगर हम बात करें तो इनकी दूसरी तीसरी पीढ़ियों की परिस्थिति बहुत ज़्यादा सुदृढ़ थी और वास्तव में इनकी प्रगति का अब जाति से कोई संबंध नहीं रह गया। तीसरी पीढ़ी आर्थिक व शैक्षिक पूंजी मददगार सर्वोत्तम अवसर प्राप्ति, खासकर इनकी जो तीसरी पीढ़ी रही उनको आर्थिक और शैक्षिक पूंजी लगातार उपलब्ध रही और इस कारण इन्हें सर्वोत्तम अवसर प्राप्त हुए। सुविधा प्राप्त नगरीय उच्च जातीय समूह के लिए जाति की भूमिका की बात करें तो सार्वजनिक जीवन में ये लगभग महत्वहीन हो चुकी है और व्यक्तिगत क्षेत्र में यहाँ अभी तक यह मौजूद है या व्यक्तिगत क्षेत्र तक ही जाति नामक संस्था अब उपस्थित है। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? तो भारत में जनजातियों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया गया है, खासकर स्थायी और अर्जित विशेषकों के आधार पर ये वर्गीकरण किया गया है। स्थायी विशेषकों में क्षेत्र, भाषा, शारीरिक विशेषताएं और पारिस्थितिक आवास मुख्य आधार हैं। वहीं अर्जित विशेषकों में आजीविका के साधन और हिंदू समाज में समावेश मुख्य आधार हैं। तो स्थायी विशेषकों में हम क्षेत्र की बात करें तो जनजातियां व्यापक रूप से बिखरी हुई हैं, कुछ क्षेत्रों में इनकी आबादी काफ़ी घनी है। तो जनसंख्या वितरण के लिहाज से 85% जनसंख्या जो है जनजातियों की वो मध्य भारत में रहती है और इसे जनजातियों का हृदय स्थल कहा जाता है। वहीं 11% कहाँ रहती है? पूर्वोत्तर भारत में, और 3% से अधिक आबादी रहती है शेष भारत में। पूर्वोत्तर राज्यों में इनकी घनी आबादी है। क्षेत्र के आधार पर हम ये बात कह सकते हैं। दूसरा आधार है भाषा, और भाषा के आधार पर जनजातियों को 4 प्रमुख हिस्सों में बांटा जाता है। पहले हैं भारतीय आर्य भाषा जो कि कुल जनजातियों के 1% है। भारतीय आर्य भाषा और द्रविड़ भाषा को शेष भारतीय जनसंख्या भी बोलती है। तो यहाँ द्रविड़ भाषा की हम बात करें तो इसके कुल 3% जनजाति की जो जनसंख्या है वो इस भाषा को बोलती है। इन 2 भाषाओं को यानी ऑस्ट्रिक भाषा और तिब्बत बर्मी भाषा को
जो जनजातियां हैं उनके अलावा अन्य भारत के लोग उपयोग नहीं लेते हैं। ऑस्ट्रिक भाषा 100% जनजातियों द्वारा ही बोली जाती है और तिब्बत बर्मी भाषा जो है वो 80% जनजातियों द्वारा उपयोग ली जाती है। तीसरा जो आधार है वो है शारीरिक प्रजातीय विशिष्टताएं। अब जनजातीय प्रजाति की हम बात करते हैं तो कौन कौन सी प्रजातियां हैं? निग्रिटो है, ऑस्ट्रेलॉइड है, मंगलॉइड है, द्रविड़ है और आर्य प्रजाति है। ये सभी प्रजातियों में हम जनजातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। चौथा आधार है पारिस्थितिक आवास। तो जो जनजातियां हैं वो विभिन्न पारिस्थितिक आवासों में रहती हैं, जैसे पहाड़ियाँ, वन क्षेत्र, ग्रामीण मैदान, नगरीय औद्योगिक क्षेत्र। इसके बाद हम बात कर सकते हैं जनसंख्या के आकार की। तो सबसे बड़ी जनजाति और सबसे छोटी जनजाति की बात हो सकती है। सबसे बड़ी जनजाति की जनसंख्या है लगभग 70 लाख और इसमें कौन कौन सी जनजातियां रखी जा सकती हैं? तो गोंड, भील, संथाल, ओरांव आदि, इनकी कम से कम 10 लाख आबादी हर जनजाति की है। वहीं सबसे छोटी जनजाति की आबादी 100 से भी कम है और ये जनजाति अंडमान द्वीप की जनजातियां हैं। अब इसके बाद हम अर्जित विशेषकों की बात कर सकते हैं। अर्जित विशेषकों में कुछ कसौटियां हम रख सकते हैं, जैसे आजीविका साधन के आधार पर बांटा गया है जनजातियों को। तो कुछ जनजातियां मछुआ, खाद्य संग्राहक व आखेटक यानी शिकारी होती हैं। कुछ जनजातियां झूम खेती करने वाली होती हैं। कुछ जनजातियां कृषक और बागान कामगार होती हैं। वहीं कुछ जनजातियां औद्योगिक कामगार होती हैं। हिंदू समाज में समावेश के आधार पर जनजातीय दृष्टिकोण और मुख्य धारा के दृष्टिकोण के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया जाता है। बच्चों प्रश्न संख्या 6, जनजातियां आदिम समुदाय हैं जो सभ्यता से अछूते रहकर अपना अलग अलग जीवन व्यतीत करते हैं। इस दृष्टिकोण के विषय में आप क्या साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहेंगे? तो क्या वास्तव में ऐसा है कि जनजातियां आदिम समुदाय हैं और ये मुख्य धारा के लोगों से अछूते रहकर अलग अलग ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? यहाँ आपको अपने विचार से कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करने हैं। तो बच्चों देखते हैं इस उत्तर को। कई समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि जनजातीय लोगों को ऐसे आदिम अर्थात मौलिक अथवा विशुद्ध समाज जो कि मानव सभ्यता से अछूते रहे हैं मानने का कोई भी सुसंगत आधार नहीं है। इसके आधार पर इन मानव शास्त्रियों का यह सुझाव है कि जनजातियों को वास्तव में ऐसी द्वितीयक प्रघटना माना जाए जो पहले से विद्यमान राज्यों तथा जनजातियों जैसे राज्येतर समूहों के बीच शोषणात्मक और औपनिवेशिक संपर्क के परिणाम स्वरूप संपर्क में आई। तो यहाँ कुछ ऐसे विशेषज्ञों की बात हम कर रहे हैं जो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि जनजातियां आदिम समुदाय होती हैं। ऐसा संपर्क स्वयं ही एक जनजातिवादी विचारधारा को जन्म देता है। जनजातीय समूह नए संपर्क में आए अन्य लोगों से अपने आप को अलग दर्शाने के लिए स्वयं को जनजातियों के रूप में परिभाषित करने लगते हैं। तो ये एक मुख्य विचार है जो हमें ध्यान रखना है कि ये जो उनकी विशेषता है इसकी वो अपने आप को अलग समझते हैं। इसी कारण ही जनजातियों को आदिम मान लिया जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, आज जनजातीय पहचानों के लिए जो दावा किया जा रहा है उसके पीछे क्या कारण है? तो बिल्कुल वर्तमान में जनजातीय पहचानों के आग्रह के कुछ कारण हैं। वर्तमान युग में जनजातीय पहचान को सुरक्षित बनाए रखने के आग्रह दिनों दिन बढ़ते जा रहा है तथा इस पहचान को बनाए रखने का दावा भी किया जा रहा है और इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। तो पहला कारण है मुख्य धारा के साथ अनुकूल शर्तों पर अंतःक्रिया का न होना। तो मुख्य कारण यहाँ यही है कि मुख्य धारा के साथ कोई ऐसी शर्तें जो जनजातियों की रही उन पर कभी भी अंतःक्रिया उनकी नहीं हो पाई। मुख्य धारा की प्रक्रियाओं में जनजातीय समुदायों के बलात् समावेश का प्रभाव जनजातीय संस्कृति, समाज व उनकी अर्थव्यवस्था पर समान रूप से पड़ा है। आज जनजातीय पहचानें इस अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया से बन रही हैं। चूँकि मुख्य धारा के साथ अंतःक्रिया प्राय जनजातीय समुदायों के लिए अनुकूल शर्तों पर नहीं होती, इसलिए आज अनेक जनजातीय पहचानें गैर जनजातीय जगत की दुर्दमनीय शक्ति का प्रतिरोध एवं विरोध करने के विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही हैं। तो यही एक बड़ा कारण है कि क्यों जनजातियां बार बार अपने लिए एक अलग प्रकार का अस्तित्व मांगती हैं। दूसरा कारण है मध्यम वर्ग का उदय।
आज जनजातीय समुदायों में एक नए मध्यम वर्ग का उदय हो चुका है जो शिक्षित है। यह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुका है। यह नया मध्यम वर्ग जनजातीय पहचान को सुरक्षित बनाए रखना चाहता है। तो जनजातीय लोगों में भी मध्यम वर्ग का उदय हुआ है और ये मध्यम वर्ग के लोग अपनी जनजातीय पहचान को महत्वपूर्ण मानते हैं और इसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। तीसरा कारण है संस्कृति और परंपराएं। आज बाहरी जातियों के संपर्क के कारण तथा इनके मूल क्षेत्रों में नए लोगों के आगमन के कारण इन लोगों की संस्कृति और परंपरा खतरे में पड़ गई है। ऐसी स्थिति में ये लोग अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो जनजातियों की अपनी संस्कृति और परंपरा जो कि विशिष्ट हुआ करती थी, ये अब कुछ विशेष कारणों से खतरे में पड़ गई है और ये भी एक कारण बना है कि ये अपनी पहचान को सुरक्षित बनाए रखने के लिए एक जनजातीय दर्जे की मांग लगातार कर रही हैं। चौथा कारण है भूमि तथा आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण। सरकार द्वारा वनों पर अपना आधिपत्य कर लिया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में खनिज संपदा होने के कारण उन्हें अपने क्षेत्र खाली करने को कहा जा रहा है। सरकारी पुनर्वास से इन लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा इनके समक्ष जीविका का संकट उपस्थित हो रहा है। ऐसी स्थिति में इन लोगों के लिए अपनी पहचान को बनाए रखना आवश्यक हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि जनजातीय लोगों की जो भी भूमि, जो भी संपदा थी, उसे सरकार द्वारा ले लिया गया है और इस कारण उन पर जीविका का संकट खड़ा हो गया है। पांचवा बिंदु है परियोजना के लाभ में हिस्सा। आधुनिक सरकारी परियोजनाओं के लाभ में हिस्सा मिलने की मांग भी जनजातियों में अपनी पहचान को सुरक्षित रखने के आग्रह का कारण है, क्योंकि वे चाहते हैं कि जो भी परियोजनाएं उन्हें वहां उस भूमि से हटाकर शुरू की जा रही हैं, उसमें उनका विशिष्ट हिस्सा होना ही चाहिए। अन्य कारण है आधुनिक शिक्षा, सरकार की आरक्षण नीति, आधुनिक व्यवसाय, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि अनेक कारण भी जनजातीय लोगों को पहचान बनाए रखने की दिशा में अग्रसर किए हुए हैं। तो विभिन्न अन्य कारण भी यहाँ पर ऐसे हैं जो कि जनजातीय लोगों को अपनी पहचान बनाए रखने की दिशा में बार बार एक मांग उठाने के लिए जिम्मेदार हैं। प्रश्न संख्या 8 है परिवार के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं। अलग अलग समाजों में परिवार के अलग अलग रूप पाए जाते हैं। बिल्कुल, हमने अध्याय में जाना था, जैसे मूल अथवा एकांकी परिवार और विस्तृत परिवार। मूल परिवार वे परिवार होते हैं जिनमें माता पिता तथा उनके बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। बिल्कुल, विस्तृत परिवार बड़े परिवार होते हैं, इन्हें संयुक्त परिवार भी कहा जाता है। इन परिवारों में एक से अधिक युगल अथवा दंपति निवास करते हैं। इन परिवारों में प्राय 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों के लोग साथ साथ निवास करते हैं। दूसरे शब्दों में एक दंपति जो अपने बेटों, पोतों तथा उनके परिवारों के साथ में रहता है, उसे संयुक्त परिवार अथवा विस्तारित परिवार कहा जाता है। और दूसरा जो परिवार के अन्य रूप हो सकते हैं, इनमें निम्न रूप हो सकते हैं, जैसे स्थान के आधार पर परिवार। तो ये परिवार 2 प्रकार के हो सकते हैं, पत्नी स्थानिक परिवार और पति स्थानिक परिवार। तो ये वे परिवार होते हैं जिनमें नवविवाहित जोड़ा अर्थात पति पत्नी दोनों वधू के माता पिता के साथ निवास करते हैं। बिल्कुल, नाम से स्पष्ट है। वहीं पति स्थानिक परिवार क्या होते हैं, तो ऐसे परिवार जिनमें नवविवाहित जोड़ा यानी पति पत्नी दोनों ही वर के माता पिता के साथ निवास करते हैं। उत्तराधिकार के आधार पर भी परिवार 2 प्रकार के हो सकते हैं, मातृवंशीय परिवार और पितृवंशीय परिवार। तो मातृवंशीय परिवार ऐसे परिवारों में संपत्ति अथवा उत्तराधिकार माता से बेटी को प्राप्त होता है, जैसे कि केरल के नायर परिवार। वहीं जो पितृवंशीय परिवार हैं, इन परिवारों में संपत्ति अथवा उत्तराधिकार पिता से पुत्र को प्राप्त होता है। और इसके अलावा जो परिवार हैं वो सत्ता तथा प्रभुत्व के आधार पर भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहले हैं मातृतंत्रात्मक परिवार और दूसरे हैं पितृतंत्रात्मक परिवार। तो जैसा कि यहाँ भी नाम से स्पष्ट है कि जो मातृतंत्रात्मक परिवार होते हैं, इन परिवारों में स्त्रियां वास्तव में प्रभुत्वकारी शक्तियों का निर्वहन करती हैं और वास्तव में ये सिर्फ सैद्धांतिक रूप से पाए जाते हैं। व्यवहार में ऐसे परिवारों के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। वहीं पितृतंत्रात्मक परिवार की अगर हम बात करें तो ऐसे परिवारों में जो सत्ता और प्रभुत्व है वो निश्चित ही पुरुषों के पास होता है और जो भी हम कहें सैद्धांतिक रूप के अलावा हम छोड़े, व्यवहार में जो भी परिवार हैं वो परिवार वास्तव में इसी प्रकार के देखे जाते हैं।
प्रश्न संख्या 9 है, सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन पारिवारिक संरचना में किस प्रकार परिवर्तन ला सकते हैं। तो बिल्कुल सामाजिक संरचना के परिवर्तन परिवार की संरचना में गहरे परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। किसी भी समाज में परिवार की संरचना प्राय समाज की अन्य संरचनाओं जैसे राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इत्यादि संरचनाओं के साथ में जुड़ी होती है। वास्तव में परिवार की संरचना में परिवर्तन नहीं आते हैं, अपितु सांस्कृतिक विचार, मानकों तथा मूल्यों में परिवर्तन आते हैं। यद्यपि ऐसे परिवर्तनों को लाना सरल नहीं होता है। आज सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों से पारिवारिक संरचना में कई परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे प्रवसन के कारण परिवर्तन। प्रवसन के परिणाम स्वरूप परिवार में परिवर्तन आते हैं। जिन क्षेत्रों में पुरुषों को रोजगार तथा अन्य कारणों से अन्य स्थानों पर आना पड़ता है, वहां पर ऐसे परिवारों का अनुपात अधिक बढ़ जाता है जहां परिवार की मुखिया स्त्रियां होती हैं, जैसे हिमालय क्षेत्र के गांवों में पाए जाने वाले परिवार। बिल्कुल ये उदाहरण हम अध्याय में देख चुके हैं। इसके अलावा परिवार के गठन में परिवर्तन, जहां पर माता पिता का कार्य समय ऐसा होता है जिसके कारण वे अपने बच्चों की उचित तरीके से देखभाल नहीं कर पाते हैं, वहां पर परिवार के बच्चों की देखभाल करने के लिए परिवार में दादा दादी या नाना नानी की संख्या बढ़ जाती है। जैसे कि भारत में सॉफ्टवेयर उद्योग से जुड़े लोगों के परिवार, यह जो उदाहरण है उसकी भी हमने अध्याय में चर्चा की थी। तीसरा है युद्ध इत्यादि से होने वाले परिवर्तन। युद्ध के समय एक तो पुरुष युद्ध में चले जाते हैं, कई बार वे युद्ध में मारे जाते हैं। परिणाम स्वरूप विधवा माताओं को बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है अथवा स्त्रियां पुनर्विवाह कर लेती हैं। परिणाम स्वरूप कई बार पूर्व पिता के बच्चों को नए पिता के साथ भी रहना पड़ता है। और इसके अलावा रोजगार के जो अवसर हैं उनसे भी परिवारों में परिवर्तन होता है। रोजगार के अवसरों के कारण लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है। परिणाम स्वरूप ये लोग अपने मूल परिवार को भी अपने साथ ले जाते हैं, जिस कारण परंपरागत संयुक्त परिवार बिखरने लग जाते हैं तथा उनके स्थान पर एकांकी परिवार बनने लग जाते हैं। और ये बिल्कुल सामान्य स्थिति आज हमारे देश में भी देखने को मिलती है। उसके अतिरिक्त विशेष प्रयोजन से होने वाले परिवर्तन, कई बार परिवार में विशेष प्रयोजन से भी परिवर्तन आ जाते हैं। प्रेम विवाह तथा समलैंगिक विवाह इसके उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 10 है, मातृवंश और मातृतंत्र में क्या अंतर है, व्याख्या कीजिए। तो मातृवंश और मातृतंत्र कैसे अलग हैं, इनमें क्या अंतर है, यहाँ पूछा गया है। तो इन्हें कुछ बिंदुओं द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, मातृवंशीय परिवारों का निर्धारण उत्तराधिकार के आधार पर किया जाता है, जबकि मातृतंत्रीय परिवारों का निर्धारण सत्ता तथा प्रभुत्व शक्ति के आधार पर किया जाता है। दूसरा बिंदु है, मातृवंशीय परिवारों में माता की मृत्यु के बाद उसकी सारी जायदाद अथवा संपत्ति का उत्तराधिकार उसकी पुत्री को प्राप्त होता है, जबकि मातृतंत्रीय परिवारों में माता की मृत्यु के बाद परिवार की सत्ता तथा प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग पुत्री के द्वारा किया जाता है। तीसरा बिंदु है, मातृवंशीय परिवारों का अस्तित्व विश्व में कई जनजातियों में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए भारत में केरल के नायर परिवार तथा खासी परिवार मातृवंशीय परिवारों के ही उदाहरण हैं, परंतु मातृतंत्रीय परिवारों के ऐतिहासिक तथा मानव शास्त्रीय प्रमाण उपलब्ध नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में, जहां पर स्त्रियां अपनी माता से जायदाद अथवा संपत्ति पाती हैं, परंतु वास्तव में उस संपत्ति अथवा जायदाद पर उनका स्वामित्व नहीं होता है और न ही स्त्रियों को सार्वजनिक क्षेत्र में लेने का कोई अधिकार होता है। तो बिल्कुल बच्चों, ये आपको याद रखना है कि जो मातृतंत्रीय परिवार हैं वो अलग होते हैं, और इसकी तुलना में अगर हम बात करते हैं मातृवंशीय परिवारों की, ये दोनों प्रकार के परिवार अलग अलग होते हैं और वास्तव में सैद्धांतिक रूप से ये दोनों उपलब्ध होते हैं, या सिद्धांतिक रूप से हम इन दोनों को पढ़ते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से दोनों का अस्तित्व नहीं होता है। व्यवहारिक रूप से आपको ध्यान रखना है कि मातृतंत्रीय परिवार के कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं हैं। तो बच्चों, आज हमने हमारे अध्याय 3 के अभ्यास प्रश्नों को पूर्ण कर लिया है और यहाँ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में हमारे चौथे अध्याय को पढ़ना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।